हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंडल इरविक की। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लूथर गलीग के बारे में, जो कि क्लासिकल थिंकर्स की लिस्ट में हमारा नेक्स्ट थिंकर थे लूथर गलीग। जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में ही बताया था कि हम गलीग को और इरविक को साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि इनका मेजर काम जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में है वो दोनों ने साथ में दिया था। पर मैंने इन दोनों वीडियोस को सेपरेटली बनाया है, जिससे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और समझने में कोई डिफिकल्टी ना हो। तो दोनों ने कुछ सेपरेट प्रिंसिपल्स भी दिए हैं जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं लिंडल इरविक को। इरविक का टाइम पीरियड रहा है 1891 से लेके 1983 तक। एंड बैकग्राउंड जैसा हम हर थिंकर के बारे में पढ़ते हैं कि इनका जन्म हुआ था यूके में। इनकी ग्रेजुएशन हुई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और इन्होंने उसके बाद अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। Then he served in army during World War One. He served as the director of International Management Institute in Geneva from 1928 to 1933. He also worked as an advisor to Treasury during World War Two. तो अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आई है इनका बैकग्राउंड जानने से। जैसा कि अगर आपको याद होगा तो लूथर गलीग के टाइम पे भी हमने उनका जब बैकग्राउंड पढ़ा था, तो वी गॉट टू नो कि उन्होंने भी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काम किया था और इरविक ने भी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काम किया था। तो दोनों की जो ऑब्जर्वेशंस निकल के आई थी वो उन्होंने दोनों का साथ में क्यों आता है काम, क्योंकि दोनों ने ही वर्ल्ड वॉर में काम किया था, वर्ल्ड वॉर के दौरान काम किया था और इसके बाद दोनों की ऑब्जर्वेशन साथ में निकल के आती हैं। Major works of Arvik are Management of Tomorrow, The Elements of Administration, The Golden Book of Management, and the very important one is Papers on Science of Administration, जो कि अर्विक और गली दोनों ने साथ में दिया था। In the words of Arvik, it is impossible for humanity to advance its knowledge of organization unless the factor of structure is isolated from other considerations. However artificial such isolation may appear. According to him, organization is mainly a designing process and the lack of design is illogical and inefficient. हमने इस चीज़ को लास्ट वीडियो में ही पढ़ लिया था कि एविक सेड कि आप कितनी भी एडवांस चीज़ें दे दो, आप मैनेजर्स को असाइन कर दो कि मैनेजर्स किस तरह से काम करें जिससे कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज हो, या वर्कर्स को कैसे काम करना चाहिए, ठीक है, इकोनॉमी इंक्रीज करने के लिए आप इनके बारे में तो बात करो, बट अनटिल अनलेस आप ऑर्गेनाइजेशन की डिज़ाइन और उसकी स्ट्रक्चरिंग के बारे में बात ना करें, तो बाकी की सारी बातें आपकी व्यर्थ हैं, किसी काम की नहीं है, ठीक है। एंड इनके अप्रोच को हम बोलते हैं इंजीनियरिंग अप्रोच, और ये चीज़ भी हमने देख ही लिया था, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हमने देख लिए हैं लास्ट वीडियो में ही। एंड इनके एफर्ट्स जो थे दे वर फोकस्ड ऑन डिस्कवरिंग न्यूट्रल प्रिंसिपल्स कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो, तो कुछ न्यूट्रल प्रिंसिपल्स इन दोनों ने साथ में दिया था। अर्विक्स 8 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में कि गलीक ने 10 प्रिंसिपल्स दिए थे। ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से मैंने इन दोनों थिंकर्स को सेपरेटली डिस्कस किया है। इनका साथ का काम तो ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आया, पर जो अलग अलग चीजें इन्होंने दी थी वो है कि गलीक के 10 प्रिंसिपल्स थे और अर्विक के 8 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो इनके क्या 8 प्रिंसिपल्स हैं, आइए उनको देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले कि इनका पहला प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव एन एक्सप्रेस पर्पस। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, गोल। कि अर्विक सेड कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटअप होने के लिए, बनने के लिए, आप कोई भी कंपनी लगाते हो या आप प्लांट लगा रहे हैं कहीं भी, तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि आप सपोज करें एक स्कूल बनाया गया, स्कूल का क्या पर्पस होगा, क्या सोच के वो स्कूल वहां पे सेटअप किया गया होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करानी है लोगों के लिए। तो ठीक है, एक गोल सेटअप किया। हॉस्पिटल का क्या गोल रहता है कि उसको ट्रीटमेंट करना है लोगों का। सेम वे जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है तो बहुत ज़रूरी है कि उसके पास एक गोल होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए, जो कि बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए चीज़ बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। सेकेंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। At all levels of authority and responsibility must be conterminous and co-equal। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इस प्रिंसिपल में अर्विक सेड कि आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वली, जितनी आप अथॉरिटी दे रहे हैं, जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान को दे रहे हैं, उतनी ही आप उसको अथॉरिटी भी दीजिए। अथॉरिटी का मतलब है पावर।
आपने किसी इंसान को बोल तो दिया कि आपको 10 लोगों को हैंडल करना है, पर अगर आपने उस इंसान को ये पावर नहीं दी कि उसको उस 10 लोगों को ऑर्डर करने का पावर नहीं दिया, तो वो कैसे हैंडल करेगा उनको, कैसे सुपरवाइज़ करेगा? तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जिस भी पोस्ट पे एक इंसान है, उसको जितनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, उसके इक्विवेलेंट उसको अथॉरिटी दी जाए, या जितनी अथॉरिटी दी गई है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, ठीक है? दोनों का एक बैलेंस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गनाइज़ेशन टू वर्क एफिशिएंटली। Next principle is principle of responsibility. The superiors must take complete responsibility for the work of their subordinates. ये अर्विक ने बोला कि जो सुपीरियर है उसको बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपने उसके सबॉर्डिनेट जो हैं उसके नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके एक्शंस के लिए कौन आंसरेबल होगा आगे के लोगों को, यानी आगे के मैनेजमेंट को, वो सुपरवाइजर, ठीक है? जो सुपीरियर है वो अपने अंदर काम करने वाले लोगों के जो भी वो काम कर रहे हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों भाई? क्योंकि आपने देखो उसको अथॉरिटी दे दी, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये चीज़ मेक श्योर करे कि उसके सबऑर्डिनेट्स ढंग से काम कर रहे हैं, उनके काम करने में कोई लैक नहीं है, जो ना ये सारी चीज़ों को देखने के लिए तो उसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी, साथ में अथॉरिटी भी दी। और इसी रीज़न की वजह से बोला गया कि प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको हम पावर्स दे रहे हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हो किसी काम को करवाने के लिए। The supervisor, so it's very important that the superiors must take complete responsibility for the work of their subordinates. Next principle is scalar principle, a pyramidal type of organization. आपको याद होगा कि जब हमने हेनरी फ्योल को डिस्कस किया था तब हमने फ्योल का गैंग प्लैंक पढ़ा था। उसमें क्या था कि एक पिरामिड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन रही है जिसमें देयर आर हायरार्कीज एंड पीपल आर वर्किंग एट द सेम लेवल एज वेल, ठीक है? कि एक ही लेवल पे दो इंसान भी हैं, दो इंसान काम करें, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, और साथ ही उनके ऊपर सुपरवाइजर्स हैं, सुपरवाइजर्स के भी ऊपर सुपरवाइजर्स, ऐसे एक हायरार्की भी बन रही है, प्लस पीपल आर वर्किंग एट द सेम लेवल एज वेल। तो वही प्रिंसिपल है स्केलर प्रिंसिपल जो हमने फ्योल में डिस्कस किया था, वही अर्विक ने भी बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में एक स्केलर प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। वन सुपरवाइजर कैन कंट्रोल एंड डायरेक्ट द वर्क ऑफ only 5 to 6 ordinate subordinates whose works interlocks, okay? तो हमने ये चीज देखा था कि जब गलीक ने बोला कि क्या स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, तो उन्होंने कुछ फैक्टर्स दिए कि सुपरवाइजर किन कंडीशंस में उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल डिसाइड कर सकता है। बट हियर अरविक डायरेक्टली सेड दैट अ सुपरवाइजर कैन ओनली डायरेक्ट द वर्क ऑफ 5 to only 6 सबऑर्डिनेट्स, दैट टू हुज वर्क्स इंटरलॉक्स, ठीक है? इंटरलॉक का मतलब क्या है? जो कि सेम काम कर रहे हैं, जिनके काम में डिफरेंशिएशन नहीं है, सेम काम कर रहे हैं। सपोज करें अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। एक अकाउंट्स में सपोज करें एक अकाउंट्स का हेड है, ठीक है? वो उस हेड के नीचे 5 या 6 एग्जीक्यूटिव काम करते हैं। तो वो 5 और 6 एग्जीक्यूटिव जो हैं उनका सेम ही काम है, उनका अकाउंटिंग ही काम है ना। तो वो अकाउंटिंग का काम वो देख रहे हैं सब, वो जो हेड है वो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड है, प्लस जो उसके अंडर काम कर रहे हैं वो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अर्विक सेड कि 5 से 6 सबऑर्डिनेट्स हो जिनका काम इंटरलॉक करे, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे इतने प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ अर्विक इज Next principle of Arvik is principle of specialization. One should perform a single function. ठीक है? स्पेशलाइजेशन की बात अब तक हमने बहुत सारी वीडियोस में देख लिया है। मोस्ट ऑफ द क्लासिकल थिंकर्स ने स्पेशलाइजेशन पे फोकस किया था, जनरलाइजेशन पे कम फोकस था। तो आर्विक भी इसी लीग में आते हैं कि वन शुड परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन, ठीक है? एक काम करे पर परफेक्शन के साथ करे। Principle of coordination. People in an organization should coordinate with each other. In order to work in organization efficiently, it is very much important that people should give importance to coordination. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर सपोज करें लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, कन्फ्लिक्ट्स ही होते रहेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली कैसे वर्क करेगा? ऑल्दो कन्फ्लिक्ट्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ये हम आगे के थिंकर्स ने कुछ उसको डिफेंड किया है कन्फ्लिक्ट्स को भी। जब हम उन थिंकर्स को पढ़ेंगे तब आपको ये चीज समझ आएगा। पर अर्विक सेड कि कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक दूसरे के साथ जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग वो कोऑर्डिनेट करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशंस।
ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय शुड बी क्लियरली डिफाइंड इन राइटिंग, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी लोगों को हायर करें, लोगों को अपॉइंट करें, तो उनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एम्प्लॉय की क्लियरली उसको पता होनी चाहिए राइटिंग में। जिसको राइटिंग में मैंने इधर क्यों लिखा है जॉब डिस्क्रिप्शन, आपने नाम सुना होगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या चीजें अपने अंडर कैरी करता है कि एक इंसान जिस पोस्ट के लिए आप आ रहे हैं, या किसी भी न्यूज़पेपर में आपने एड देखा होगा कि एक कोई वैकेंसी निकली है, साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ नीचे लिखा रहता है कि वो क्या क्या काम करेगा, क्लियरली मेंशन रहता है कि उस एम्प्लॉय से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो यही होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे बोला इसको प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशंस करके दिया है अर्विक ने कि जो भी ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक एम्प्लॉय की है वो उसको क्लियरली पता होनी चाहिए राइटिंग में, ठीक है, जिससे कि कोई कभी एक क्योस ना क्रिएट हो, कि कोई डिस्टरबेंसेस ना हो ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली काम करने में। 1943 में अर्विक ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इस बुक में अर्विक ने 29 सेट ऑफ प्रिंसिपल्स लिखे थे जो कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थे, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चरिंग के ऊपर बेस्ड थे। और बेसिकली इन्होंने जो पहले के आइडियाज थे, डिफरेंट थिंकर्स के आइडियाज थे, उनको ही इंटीग्रेट कर दिया था। तो उन्हीं के आइडियाज को लेके इन्होंने आगे अपने 29 सेट्स ऑफ प्रिंसिपल बनाए और एक बुक लिखी एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें इन्होंने इन प्रिंसिपल्स को प्रेजेंट किया। थिंकर्स जिनको उन्होंने जिनके आइडियाज को अर्विक ने इंटीग्रेट किया, वो कुछ इनमें से हैं फेओल, टेलर, मूनी एंड रेली, और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं। तो मोस्ट ऑफ दी जो प्रिंसिपल्स हम देखेंगे यहाँ पे, वो हमने ऑलरेडी एक या किसी दूसरी वीडियो में पढ़ ही लिया है, तो बस एक बारी इसको रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है एप्लीकेटिव, सेकेंड वन इज एप्रोप्रिएटनेस, assignment of functions, authority, centralization, command, control, coordination, coordinative principle, delegation, determinative, discipline, equity, forecasting, functional definition, general interest, initiative, interpretative, investigation, leadership, order, organization, planning, rewards and sanctions, scalar process, selection and process, spirit, stability, staffing। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी हमने इन प्रिंसिपल्स को पहले ही पढ़ लिया है, चाहे हमने वो गलीक में पढ़ा हो, फेओल के टाइम पे पढ़ा हो, या एफ.डब्ल्यू. टेलर के टाइम पे पढ़ा हो, तो मोस्ट ऑफ द थिंकर्स के ही काम को इन्होंने इंटीग्रेट किया था। तो हर थिंकर को क्रिटिसाइज किया गया है, तो अब हम अर्विक का क्रिटिसिज्म देखते हैं किन पॉइंट्स पे इनको क्रिटिसाइज किया गया। सबसे पहला पॉइंट जिस पर अर्विक को क्रिटिसाइज किया गया वो था लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। बाकी के थिंकर्स ने बोला कि आप जो काम प्रेजेंट कर रहे हो अपना नाम देख के, वो आपका ओरिजिनल तो है ही नहीं, वो चीज़ें, वो प्रिंसिपल्स आपके ओरिजिनल तो है ही नहीं। आपने डिफरेंट अलग अलग थिंकर्स के आइडियाज को ही एक साथ प्रेजेंट करके उसको अपना नाम देके आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो योर प्रिंसिपल्स आर नॉट द ओरिजिनल वन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा, मैकेनिस्टिक मॉडल, जो मोस्ट ऑफ द क्लासिकल थिंकर्स को जिस पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया गया कि आप ह्यूमन इमोशंस को, ह्यूमन फैक्टर को क्यों आइसोलेट कर देते हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, आप उनको मशीन लाइक ट्रीट करते हैं, आप ह्यूमन इमोशंस को डी इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो इन मॉडल को बेसिकली क्लासिकल थिंकर्स के मोस्ट ऑफ द मॉडल्स को मैकेनिस्टिक मॉडल बोला गया, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे गलीक और अर्विक दोनों के क्या पॉइंट्स थे। गलीक ने 10 प्रिंसिपल्स दिए, अर्विक ने 8 प्रिंसिपल्स दिए, और दोनों में क्या सिमिलैरिटी थी, दोनों वैसे सिमिलर ही थे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक आती है जो मुझे शुरू में बताना चाहिए था, कि गलीक एंड अर्विक बोथ आर फॉलोअर्स ऑफ फेओल एंड टेलर, ठीक है। टेलर फेओल से बहुत ज़्यादा ये दोनों इंस्पायर्ड थे, उन्होंने अपना काम बेसिकली उसी पे फोकस किया। तो आई होप आपको पूरी क्लैरिटी हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई डाउट या क्वेरीज हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।